एक शांत अस्पताल के कमरे में ताकुतो एरा नाम का एक लड़का अपनी पसंदीदा वीडियो गेम रात भर खेल रहा था। मशीनों से जुड़े हुए एक और लंबे दिन की थकान के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में खो गया। जब वह जागा तो सब कुछ बदल चुका था। बाज सफेद दीवारों और बीपिंग मॉनिटरों की जगह वह खुद को एक हरे भरे अनजान जंगल के बीच में खड़ा पाया। हवा बेहद ताजी और साफ थी, ऐसी हवा जो अस्पताल के बिस्तर पर फंसे हुए सालों में उसे कभी नहीं मिली थी। पूरी तरह समझ पाने से पहले ही एक परिचित आकृति प्रकट हुई। वह थी आतो, उसकी पसंदीदा गेम की सबसे प्यारी किरदार। ताकुतो का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। यह था इटर्नल नेशंस की दुनिया, वह डार्क फैंटेसी साम्राज्य प्रबंधन सिमुलेटर जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अनगिनत घंटे बिताया करता था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। वह सचमुच अपनी पसंदीदा गेम के अंदर था और आमने सामने अपनी सबसे पसंदीदा किरदार से खड़ा था। आतो ने शांत सम्मान के साथ उसकी ओर देखा और उसे राजा कहा। ताकुतो जर हो गया, सोचने लगा कि क्या उसे तुरंत रोल प्ले शुरू कर देना चाहिए। उसकी उलझन देखकर आतो ने धीरे से उसे आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, उसे कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने जो बताया उससे ताकुतो स्तब्ध रह गया। वह वही किंवदंती वाला खिलाड़ी था जिसने नाइटमेयर डिफिकल्टी को सबसे कठिन सभ्यता माइनोग्रा सभ्यता ऑफ रुइन के साथ क्लियर किया था। उसकी शानदार रणनीतियों ने उसे आधिकारिक लीडर बोर्ड पर सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। आतो ने उसे किंवदंती ताकुतो कहा। ताकुतो सोचने लगा कि वह यह सब कैसे जान सकती है। आतो मुस्कुराई और बोली कि उसने गेम में ताकुतो ने उसे कभी भी जो भी शब्द कहे थे सब याद है। यह पल ताकुतो के दिल को गहराई से छू गया। उसने स्वीकार किया कि उसने आतो के साथ खेलने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वह भी उसके जैसा मजबूत बनना चाहता था। अब आमने सामने उससे बात करने का मौका मिलना उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। आतो ने कहा कि उसे भी वैसी ही खुशी हो रही है। ताकुतो ने पूछा कि क्या यह स्वर्ग है और क्या आतो ने उसे यहां बुलाया है। लेकिन आतो ने सिर हिलाया। वह खुद भी अचानक इस जगह पर पहुंच गई थी। उसे नहीं लगता था कि यह स्वर्ग है, यह ज्यादा इटर्नल नेशंस की दुनिया जैसा लग रहा था। फिर भी आतो ने इसे चमत्कार कहा। वह बस इतना खुश थी कि आखिरकार उसे ताकुतो से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिल गया। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि यह जगह क्या है, लेकिन उसकी एक ही सबसे बड़ी इच्छा थी, उसके साथ दोबारा शुरू करना और सिर्फ दोनों मिलकर एक साम्राज्य बनाना। ताकुतो को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन चूंकि वह यहां आ ही गया था तो उसने फैसला किया कि वह फिर से वही करना चाहता है। वह उन सुखद दिनों को फिर से जीना चाहता था जो उसने गेम खेलते हुए बिताए थे। वह आतो के विचार से सहमत हो गया, वे दोनों के लिए ही एक राष्ट्र बनाएंगे। आतो तुरंत अपने किरदार में आ गई और घोषणा की कि इस पल से वह निष्ठा से उसकी सेवा करेगी। ताकुतो को असल जिंदगी में ऐसा अभिनय करने में थोड़ी शर्मिंदगी हुई और आतो ने भी स्वीकार किया कि उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ताकुतो ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि वह उसकी एकमात्र वासल और विश्वसनीय सहयोगी है। उसने याद दिलाया कि हालांकि सब माइनोग्रा को सबसे बुरा साम्राज्य कहते हैं, लेकिन असल में यह आंतरिक मामलों में माहिर है। इसलिए उनकी रणनीति बहुत सरल होनी चाहिए, अभी के लिए छिपे रहना और अपने आप को बंद रखना। आतो ने उत्साह से सहमति जताई। फिर उसने इमरजेंसी प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके एक लंबी टांगों वाला कीड़ा स्काउट के रूप में बुलाया। दोनों को तुरंत ही वह बेहद घिनौना लगा। ताकुतो ने समझाया कि माइनोग्रा एक शांतिप्रिय सभ्यता है जो बुराई और विनाश पर शासन करती है, इसलिए उन्हें सावधानी से काम करना होगा। आतो समझ गई, इसका मतलब था कि शुरुआती दौर में उन्हें खोजे जाने से बचना चाहिए। ताकुतो सहमत हुआ। उसने स्काउट को आसपास के इलाके की जानकारी जुटाने का आदेश दिया। आतो ने कीड़े को याद दिलाया कि वह राजा को निराश न करे और वह तुरंत भाग गया। उसे देखकर खुशी हुई कि उसने आदेश ठीक से माना। ताकुतो ने कहा कि यह बिल्कुल गेम जैसा लग रहा है, वह स्काउट की विजन को कुछ हद तक साझा भी कर सकता है। उसने आतो को बताया कि उन्होंने 200 एमपी से शुरुआत की थी। स्काउट को बुलाने में 100 एमपी लग गए और शुरुआती बेस बनाने में और 20 एमपी लगेंगे। आतो ने कहा कि इमरजेंसी प्रोडक्शन काफी महंगा है।
ताकुतो ने स्वीकार किया कि वह एक योद्धा बुलाना चाहता था, लेकिन उनके पास अभी इतना माना नहीं था। आतो को थोड़ी अफसोस हुआ। सामान्यतः वह लड़ाई में बहुत आत्मविश्वासी होती, लेकिन चूंकि वे नए सिरे से शुरू कर रहे थे, इसलिए वह अभी इतनी मजबूत नहीं थी। ताकुतो ने उसे आश्वासन दिया कि वह हीरो यूनिट है, समय के साथ वह और मजबूत होती जाएगी। अभी उसका लेवल सिर्फ 3 था, जिसका मतलब था कि अगर शुरुआत में ही कोई ताकतवर दुश्मन आ गया, तो पूरा साम्राज्य पल भर में नष्ट हो सकता है। ताकुतो उच्च कठिनाई को लेकर चिंतित था, लेकिन आतो ने उसे हौसला बढ़ाया। इस बीच स्काउट लगातार अन्वेषण कर रहा था। ताकुतो को आसपास के इलाके का सामान्य अंदाजा हो गया। उसे हैरानी हुई कि चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ ही पेड़ थे। आतो ने कहा कि जंगल छिपने के लिए अच्छा है, लेकिन उसे भी अजीब लगा कि वहां कोई वन्यजीवों के निशान तक नहीं थे। ताकुतो ने बताया कि आसपास कोई खाने का स्रोत भी नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ समय तक स्काउटिंग जारी रखनी होगी। आतो ने माफी मांगी कि वह अभी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही। ताकुतो मुस्कुराया और बोला कि सिर्फ उसके पास होना भी बहुत बड़ी मदद है। आतो का चेहरा खुशी से चमक उठा। ताकुतो को हैरानी हुई। गेम खेलते समय उसे कभी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि आतो का स्वभाव इतना गर्मजोशी भरा है। अचानक स्काउट की विजन के जरिए ताकुतो ने पास ही में एक डार्क एल्फ बस्ती देख ली। कई डार्क एल्फ एक साथ इकट्ठे थे। आतो ने समझा कि इससे पुष्टि हो गई कि वे सचमुच फैंसी दुनिया में है। फिर भी यह थोड़ी राहत की बात थी। डार्क एल्फ आमतौर पर न्यूट्रल होते हैं और थोड़ा बुराई की तरफ झुकाव रखते हैं। ताकुतो सोचने लगा कि क्या यह सचमुच इटर्नल नेशंस की दुनिया है। उसे चिंता हुई कि अगर यह किसी और का शुरुआती क्षेत्र है, तो स्थिति जल्दी खराब हो सकती है। वह किसी भी कीमत पर युद्ध से बचना चाहता था और जितना हो सके छिपे रहना चाहता था। शुरुआत से ही किसी दूसरे साम्राज्य की सीमा से लगना सबसे बुरी स्थिति होती। आतो ने कहा कि ज्यादा चिंता न करे। सबसे बुरी स्थिति में वे दोनों साथ भाग सकते हैं। ताकुतो सहमत हुआ। आखिर उनका राज्य शांति प्रेमी था। उन्होंने पहले इलाके की और जानकारी जुटाने का फैसला किया। अगर स्थिति खतरनाक लगी तो रणनीति बनाते बनाते भाग सकते हैं। उनकी शांतिपूर्ण योजना अचानक टूट गई जब कुछ डार्क एल्फ पास ही में प्रकट हो गए। दृश्य थोड़ा अतीत में चला जाता है। वही डार्क एल्फ समूह जंगल में भोजन की तलाश में हताश होकर घूम रहा था। उनके कप्तान गिया उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनके अधीनस्थ उन्हें इन श्रापित भूमियों से निकल जाने को कह रहे थे, लेकिन गिया ने याद दिलाया कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वे पहले ही अपने घर से निकाले जा चुके थे और कहीं और जाने की जगह नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि बच्चे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। यहां बहुत सारी वनस्पतियां थीं, इसलिए कहीं न कहीं भोजन जरूर होना चाहिए। उनके साथी एमले ने बताया कि ये इडोराग्या के अनजाने क्षेत्र की किनारे वाली श्रापित भूमियां है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यहां कुछ बुराई सील की गई है, जिसकी वजह से जीवन नहीं पनप पाता। गिया ने इसे अंधविश्वास बताया। पेड़ घने और स्वस्थ थे, खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उम्मीद न छोड़े। उनके पूर्वजों की आत्माएं निश्चित रूप से इस परीक्षा से उन्हें निकालेंगी। उन्होंने माना कि जंगल अजीब लग रहा है, लेकिन अपने लोगों के लिए वे पीछे मुड़ नहीं सकते। तभी गिया की नजर ताकुतो पर पड़ी। उसने ताकुतो के चारों ओर भयानक अंधकार महसूस किया और डर से जर हो गया। उसे लगा कि ताकुतो शुद्ध बुराई है और बेहद खतरनाक है। एक गलत कदम से उसका पूरा कबीला मिट सकता है। इसलिए गिया तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और खुद को माजाराम नामक डार्क एल्फ कबीले का कप्तान गिया बताया। उसने कहा कि वह महसूस कर सकता है कि ताकुतो एक शक्तिशाली और महान प्राणी है, इसलिए वह उनकी भूमि पर घुस आने के लिए माफी मांगता है। आतो को खुशी हुई कि उन्हें इस जगह में घुसने की गंभीरता का एहसास है। उसने पूछा कि क्या चीज उन्हें टैबू तोड़कर यहां आने पर मजबूर कर गई। गिया ने बताया कि उनका कबीला पहले इडोराग्या के मध्य क्षेत्र में रहता था, लेकिन उन्हें सताया गया और निकाल दिया गया। उनके पास जाने की कोई जगह नहीं बची थी। ताकुतो ने पूछा कि क्या वे भूखे हैं। गिया सवाल से हैरान हुआ, लेकिन आतो ने कहा कि वह ईमानदारी से जवाब दे। गिया ने स्वीकार किया कि सताव इतना ज्यादा था कि उन्हें ज्यादातर सामान छोड़कर भागना पड़ा। उनके पास भोजन कई दिन पहले खत्म हो गया था और वे तब से कुछ नहीं खाए थे। वह सोच रहा था कि उन्हें ऐसा क्यों सहना पड़ रहा है।
उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, बस एक सुरक्षित जगह चाहते थे। ताकुतो को उन पर दया आई। उसने कुछ ताजे सेब पैदा करके उन्हें खाने को दिए। डार्क एल्फों ने पहले कभी सेब नहीं देखे थे। गिया हिचकिचाया, सोचा कि शायद यह अशिष्टता लगे, लेकिन उसके साथ ही खुशी खुशी खाने लगे। ताकुतो ने उन्हें नाशपाती भी दी। आतो ने गिया से कहा कि राजा द्वारा दिए गए भोजन का आनंद लें। गिया ने गहराई से झुककर प्रणाम किया और पूछा कि क्या वह फल बाकी लोगों के पास ले जा सकता है। उनके बीच बच्चे भी थे जिन्होंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। ताकुतो ने उसकी पुकार सुनी और उन्हें और भी ज्यादा भोजन दे दिया। आतो हैरान रह गई। शुरुआती दौर में इतना माना फ्री में इस्तेमाल करना उसे पसंद नहीं था। इस दयालुता को देखकर गिया सोचने लगा कि डार्क एल्फ एक घृणित जाति है जो प्रकाश से भागकर आई है। उन्होंने बहुत क्रूरता सही है और उन्हें सूरज की रोशनी न पहुंचने वाली जगहों पर रहना पड़ा है। किसी ने पहले कभी उन्हें ऐसी दया नहीं दिखाई थी। उन्होंने और उनके समूह ने ताकुतो का गहराई से शुक्रिया अदा किया और इसे चमत्कार बताया। गिया ने पूछा कि वह कौन है, लेकिन ताकुतो ने सिर्फ इतना कहा कि अब यह भोजन उनका है। मीनवाइल, भूखे डार्क एल्फ उम्मीद लगाए बैठे थे कि गिया कुछ लाकर देगा। जब गिया और उसके साथी फलों के साथ लौटे, तो सबने मीठी खुशबू सूंघी और खुशी खुशी भोजन बांटकर खाया। एक ने पूछा कि गिया को इतना भोजन कहाँ मिला। गिया ने सिर्फ इतना कहा कि रास्ते में मिल गया। ताकुतो का नाम नहीं लिया। उस रात जब सब सो रहे थे, गिया पहरा दे रहा था। गांव के बुजुर्ग मोलतार भी उसके पास आए। मोलतार ने कहा कि वे फल बहुत खास थे। अपनी लंबी उम्र में उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखे। गिया सहमत हुआ। मोलतार ने पूछा कि असल में क्या हुआ था। गिया ने बताया कि उन्होंने जंगल में किंवदंती वाले प्राणी से मुलाकात की, जिसे एमले ने कहा था कि इन भूमियों में सील किया गया है। मोलतार हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या गिया रुइन के राजा से मिला था। गिया ने कहा कि उस प्राणी ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वह इतना भयानक दिखता था कि इस उपाधि के लायक था। मोलतार ने पुरानी किताबों और लोक कथाओं को याद किया। कहा जाता है कि जब दुनिया बहुत अधिक आबादी वाली हो जाएगी, तो रुइन का राजा प्रकट होगा और सब कुछ नष्ट करके दुनिया को फिर से साफ कर देगा। कोई नहीं जानता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं कहा जा सकता था। मोलतार ने पूछा कि क्या उस प्राणी ने कुछ कहा था। गिया ने बताया कि राजा की सेवा करने वाली एक युवती ने उसके शब्द कहे थे। मोलतार को यकीन नहीं था कि वह सचमुच रुइन का राजा है, लेकिन जो भी था, यह उनके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं था। अब जब उसने खाना खाकर कुछ माना हासिल कर लिया था, तो उसे इस जंगल में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने पूछा कि गिया ने भोजन के बदले क्या दिया। गिया ने कहा कि उस प्राणी ने कुछ भी नहीं मांगा। मोलतार स्तब्ध रह गया। कोई बुरा प्राणी बिना कुछ मांगे कुछ नहीं देता। गिया का मानना था कि राजा ने शुद्ध दयालुता से उनकी मदद की। मोलतार को यकीन नहीं हुआ और जब गिया ने उसे हिज ग्रेस कहा तो वह गुस्सा हो गया। उसने याद दिलाया कि यह उपाधि सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका वे सच्चा सम्मान करते हैं। गिया ने कहा कि ताकुतो इसे ता है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई। मोलतार को डर था कि गिया किसी जादू के प्रभाव में है, लेकिन गिया ने इसे नकार दिया। उसने पूछा कि उस स्थिति में वह और क्या कर सकता था। मोलतार के पास भी इसका जवाब नहीं था। आखिरकार मोलतार ने सिर्फ इतना कहा कि गिया ने अच्छा किया और आगे राजा से बातचीत वह अपनी लंबी अनुभव के आधार पर खुद संभालेगा। दूसरी तरफ आतो ताकुतो को डार्क एल्फों पर माना बर्बाद करने के लिए डांट रही थी। ताकुतो ने माना कि उसे उन पर दया आ गई थी। आतो ने याद दिलाया कि वे अभी सभ्यता के शुरुआती दौर में है और संसाधन बर्बाद नहीं कर सकते। ताकुतो ने माफी मांगी और कहा कि वह उसके गुस्से का बदला चुकाने के लिए जो भी चाहे करेगा। आतो ने कहा कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, वह इतनी नाराज नहीं है। ताकुतो ने ईमानदारी से कहा कि वह उसके बिना यह सब नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर आतो का दिल पिघल गया और उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसने माफी मांगी कि वह बदतमीजी कर गई और कहा कि ताकुतो उसे जैसा भी आदेश दे, वह वैसा ही करेगी। ताकुतो ने फिर एक शर्मनाक बात कबूल की। वह डार्क एल्फों से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। आतो को लगा था कि वह शक्तिशाली राजा का रोल प्ले कर रहा है, जो अपने वासल से बात करने देता है। ताकुतो की आंखें भर आईं जब उसे एहसास हुआ कि वह बस सामाजिक रूप से अजीब है।
उसे याद आया कि अपनी पिछली दुनिया में उसे अस्पताल के नर्सों और डॉक्टरों के अलावा किसी से बात करने का मौका ही बहुत कम मिलता था। Thanks for watching. Subscribe to Ani Recap for more anime recaps.